ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो कहते हैं कि हमें सब पता है। अगर आपको सब पता है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना है, क्लास 9th में अच्छे मार्क्स लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कंसीडर किया कि जो एटम है एक एंटिटी है, बट हिज कंसेप्ट हैड टू discarded at the end of the 19th century when scientists thought the experiment were able to fix existence of charge, electron, proton and neutron। तब तक हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता नहीं था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें नहीं पता थे। इसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। जे थॉमसन ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन्स की। थॉमसन एक्सप्लेन्ड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, उससे पता चला कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, इट इज कैलकुलेट बाय द रॉबर्ट ई मिल्कन। ठीक है, मास की बात करें तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बहुत छोटा मास है, आप इसको मेजर इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल। एनोड रे, कैथोड रे, डिस्कवर बाय ई गोल्डस्टेन। E. Goldstein, by his famous anode ray canal ray experiment, was able to detect presence of positively charged particle called proton। ठीक है, इसकी प्रोटॉन के अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन पे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास की बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा होता है, दैट इज 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, द थर्ड पार्टिकल ऑफ द एटम। देखिए न्यूट्रॉन के बारे में इसलिए बाद में पता चला क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, इसकी डिस्कवरी करी थी जे चैडविक। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, एटॉमिक मॉडल्स। तो वी हैव टू डिस्कस द 3 एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट इज थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। देन फर्स्ट वी विल डिस्कस द थॉमसन मॉडल। चलिए देख लेते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि तरबूज देखा है आपने, तरबूज, वाटरमेलन। तरबूज में जो पॉजिटिवली स्फीयर है, जो स्फीयर है उसको थॉमसन ने बोला ये पॉजिटिव स्फीयर है, और इसके अंदर जो बीज है, सीड्स है, उनको बोला गया कि ये सीड्स हैं, इनके अंदर ये सीड्स है, इनके अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, यहाँ द स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्ट दैट electrons inside positive sphere just same as the watermelon embedded in the red edible part of the watermelon। ठीक है, जैसे जो सीड्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज रेड कलर के वाटरमेलन के अंदर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड रहते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में। ठीक है, ये था हमारा थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगी। यानी जो एटम्स होगा, जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने जिस एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा रे बोला जाता है हीलियम न्यूक्लियस।
पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल पर। अब गोल्ड फॉइल पर क्यों किया? क्योंकि गोल्ड का हाईली मेलिएबल मेटल है, ठीक है, तो हाईली मेलिएबल मेटल है, इसका मतलब वी कैन कन्वर्ट इनटू द थिन शीट, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रही? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू अ गोल्ड फॉइल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट बाय फॉइल बाय सम एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल सम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड, कोई 12,000 में से एक उस फॉइल से टकरा के वापस आ गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। चलिए इसके ऑब्जर्वेशंस तो देख लिए, अब इसके कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन्स क्या निकाला रदरफोर्ड ने? एटम कंसिस्ट ऑफ predominantly empty space as most of the alpha particle pass through gold foil undeflected, अनडिफ्लेक्टेडली सीधे चले गए, इसका मतलब एटम का काफी 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 सारा हिस्सा कैसा है? खाली है, ठीक है। एटम कंटेन्स सर्टेनली प्लेस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको इन्होंने बोला न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी किसने की न्यूक्लियस की? रदरफोर्ड ने, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो एटम के साइज से भी लगभग इतने टाइम्स छोटा होता है, 10⁻⁻5 टाइम्स छोटा होता है, ठीक है, साइज ऑफ द एटम, ठीक है। होल ऑफ द एटॉमिक मास कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी डिस्कवरी से पता लग गया कि जो पूरा मास है एटम का वो किसके अंदर है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। There is a positively placed nucleus in an atom, nearly all mass inside the nucleus, proton plus neutron. Electron revolves around the nucleus in a well defined orbit, very important. इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम, और जो न्यूक्लियस का साइज है ना काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम। ड्रॉबैक क्या क्या रहे? देखिए जो भी रदरफोर्ड ने बताया उसमें ड्रॉबैक खोजने आए तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा, एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा, और लूज करते करते कहाँ गिर जाएगा वो? न्यूक्लियस के अंदर। तो इससे तो एटम का खेल ही बिगड़ जाएगा। अब एटम को तो एडजस्टेबल होना ही होना है, क्योंकि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो सब किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। जबकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम है वो अनस्टेबल हो गया, जबकि एटम अनस्टेबल नहीं होता है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, बट electrons being charged particle will lose their energy and finally fall into the nucleus. रदरफोर्ड के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में झप मार जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। चलिए आगे बात करते हैं नील्स बोहर मॉडल की। तो इनके दो बड़े मशहूर पोस्टुलेट हैं जिनसे इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो गलत है, और ये जो नील्स बोहर का मॉडल है ये काफी हद तक रियलिटी के करीब है। चलिए, ओनली सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने बोला कि भाई हर जगह नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन, कुछ स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। इसके बाद बोला कि इलेक्ट्रॉन कोई भैया एनर्जी रिलीज नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां घूमता वहीं घूमता रहता है वो, ठीक है, कहीं एनर्जी रेडिएट नहीं करता वो, बस ठप्पा लगा दिया, काम खत्म। अब इन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो, अब किसी ने बोला कि भाई डिस्क्रीट ऑर्बिट होती क्या है, तो बोला देख लो डिस्क्रीट ऑर्बिट कैसी होती है, ये न्यूक्लियस, ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल और ये एन शेल, इस तरह से डिस्क्रीट ऑर्बिट होती है। इलेक्ट्रॉन इन्हीं शेल्स और ऑर्बिट में रहता है, इनके बीच में नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी न्यूक्लियस में वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे सोडियम के मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 11, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 11, ठीक है। चलिए मास नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का सम बोला जाता है मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये Cl में लिखता हूँ 17, 35, यहाँ लिखते हैं मास नंबर और यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो देखिए मास नंबर में से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 35 माइनस 17, तो कितने न्यूट्रॉन होने चाहिए Cl के पास में, 18। देखिए 18 ही होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वेरियस सेल। तो देखिए 3 लॉ पढ़ लीजिए, उनसे आपको पता लग जाएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं के एल एम एन सेल में या 1 2 3 ऑर्बिट में, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है कि इनको 2n स्क्वायर की फॉर्म में आप भर दीजिए। कैसे कि पहली सेल में 2n स्क्वायर, यानी n क्या है यहाँ, सेल नंबर। तो पहली सेल में कितने आएंगे, पहली सेल में आएंगे 2n, 1 का स्क्वायर तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी में कितने आएंगे, यहाँ 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो दूसरी में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, चौथी में 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ऑर्बिट और इन सेल। इनको एनर्जी लेबल्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। जैसे कैल्शियम के केस में होता है, देखिए कैल्शियम के केस में क्या होता है, इसके पास 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहले में 2, दूसरी में 8, मैंने बताया था पहली में 2 आते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप। अब तीसरी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 10, लेकिन तीसरी है आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिर्फ 8, तो 8 भरेंगे, ठीक है। और अगली में कितना आएगा 2, क्लियर। तो 2 8 8 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2, 8, 8, 2, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन इनर शेल फर्स्ट अनलेस द अपर शेल, ठीक है। तो जब तक इनर सेल फिल्ड नहीं हो जाती, जब तक ये वाली शेल फिल नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी शेल में नहीं कूदेंगे, ठीक है। एक ये भी रूल है। तो ये 3 रूल अगर आपने समझ लिए तो इसका मतलब आपको सारी कहानी समझ में आ गई। चलिए, वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय द एलिमेंट इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost cell will be called its valency। मतलब कहने का है ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट द्वारा गेन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लूज किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितनी है, उस हिसाब से हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टू अचीविंग अ स्टेबल ऑर्बिट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं। कार्बन का लेते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, 2,4। अब ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाय अचीविंग स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम का नंबर 11, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। इसको अचीव करने के लिए, ऑक्टेट स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से लूज करना पड़ेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लूज किए जाते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है या गेन किए जाते हैं। तो यहाँ कितने लूज हो रहे हैं 1, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। चलिए एक और देख लेते हैं, Cl का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है। तो या तो गेन करे इलेक्ट्रॉन, कितने गेन कर रहा है, या लूज करे, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 1, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखिए 17 Cl35, 17 Cl37, एटम ऑफ सेम एलिमेंट Cl है, लेकिन इनके मास नंबर क्या है, अलग है। मास नंबर अलग होने का मतलब क्या है, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, ठीक है, यही तो होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर इनके कैसे हैं? डिफरेंट है। तो Cl1735 और Cl1737 ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हुए। ठीक है, आइसोटोप्स का काम क्या क्या है? देखो, ये यूरेनियम का आइसोटोप्स रिएक्टर्स में यूज होता है बिजली बनाने के लिए। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और आयोडीन का जो आइसोटोप है वो गॉइटर, घेंगा, ठीक है, घेंगा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसके बाद आइसोबार, ये जस्ट उल्टा है आइसोटोप्स का। इसमें नंबर ऑफ एटम, इसमें isobars are the atom of those element which have the same mass number। इसमें मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे 20 Ca40 और 18 Ar40। यहां देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है। तो ऑर्गन और कैल्शियम एक दूसरे के हुए आइसोबार्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।